कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। 3 बहनें। सुंदरपुर नाम के गांव में एक श्याम नाम का दर्जी रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शीला, 3 बेटियां सीमा, सेजल और सिद्धि रहा करते थे। अब कुछ दिनों में उनके यहाँ उन तीनों बहनों का भाई आ गया था। उसका नाम श्याम और शीला ने राजू रखा। वो घर में सबसे छोटा होने के कारण घर में सभी का लाडला था। उसकी हर जरूरत जल्द पूरी हो जाती थी। उसकी बहनें उसका बहुत ख्याल रखती थी। अब वो बड़ा होने लगा था। उसे सीमा सिखाया करती थी। सेजल और सिद्धि उसे खाना खिलाती और उसकी देखभाल किया करती थी। अब कुछ दिनों बाद जब राजू थोड़ा बड़ा हो गया, तब शीला अपने पति के साथ दुकान में जाकर काम करने लगी। ये सब देखकर सीमा एक दिन शीला से, माँ, अब तुम हर रोज दुकान जाओगी? हाँ बेटी, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। माँ, तुम जाओ दुकान, हम यहाँ राजू का अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं दुकान जा रही हूँ, ठीक है? बस तुम तीनों झगड़ा मत करना। जी माँ। ऐसा कहकर सीमा दुकान में चली जाती है। अब दुकान जाकर शीला अपने पति श्याम के साथ कपड़े सिलने का काम करने लगती है। तभी श्याम शीला से, शीला, तुमने इतनी जल्दी दुकान में आना क्यों शुरू कर दिया? हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए। आपकी बात सच है, मगर आपका दिन ब दिन बढ़ता हुआ काम देखकर अब मैं शांत घर पर नहीं बैठ सकती, इसीलिए राजू को सीमा के हवाले करके मैं यहाँ आ गई। अच्छा ठीक है। अब शीला और श्याम मिलकर दुकान में कपड़े सिलने का काम करते हैं। काम हो जाने के बाद दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं। अब दोनों रास्ते में बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए मिठाइयाँ खरीदते हैं। घर पर पहुँचते ही बच्चे उनके हाथ में मिठाइयाँ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और राजू श्याम से, पिताजी, ये मिठाइयाँ आपने मेरे लिए लाई है? हाँ हाँ, मैंने सबके लिए अलग अलग मिठाइयाँ लाई है। अब श्याम सभी बच्चों को लेकर बैठ जाता है और शीला खाना बनाने के लिए निकल जाती है। सब बच्चे अपनी मनपसंद चीजें मिलने की वजह से बहुत खुश थे। कुछ देर बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। हम कितने खुशनसीब है ना, हमारी लड़कियाँ इतनी समझदार है। हाँ शीला, तुम सच कह रही हो। हम बहुत खुशनसीब है कि हमें ऐसी जिम्मेदार बेटियां मिली है। मेरे दुकान आने के बाद तीनों मिलकर घर का और राजू का पूरा ख्याल रखती है। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही है। चलो अब सो जाते हैं, सुबह उठकर जल्दी दुकान भी तो जाना है। जी। ऐसा कहकर श्याम और शीला सो जाते हैं। अब अगले दिन हमेशा की तरह श्याम जल्दी उठकर दुकान में चला जाता है और काम करने बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर में शीला भी दुकान आ जाती है। दोनों के दुकान जाने के बाद सीमा हमेशा घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। राजू दिन ब दिन आलसी हो गया था। वो मस्त आराम से खा पी कर सो जाता था। उसे अपनी जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास नहीं था। कुछ दिनों बाद राजू के तीनों बहनों का विवाह हो जाता है और अब तीनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती है। अब उस घर में राजू और उसकी माँ शीला और श्याम, वह तीनों ही रहते थे। अब राजू के सारे काम कोई नहीं करता था। अब एक दिन श्याम राजू से बोलता है, राजू, अब तुम ऐसे कितने दिन घर पे बैठे रहोगे? कुछ काम धंधा शुरू करो, नहीं तो मेरे साथ दुकान पर सिलाई का काम करो। पिताजी, मुझे वो सिलाई का काम नहीं आता और मैं ऐसे कोई सिलाई विलाई का काम नहीं करने वाला। ठीक है, तुम्हें जो लगे वो करो, मगर इतना जान लो, अब हम भी थक गए हैं। हम तुम्हें जिंदगी भर का साथ नहीं देने वाले। हाँ हाँ, मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ। आप अपना काम करिए, मुझे मत सिखाइए। चलो शीला, अब हम आराम करते हैं। इसको जो करना है वो ये करेगा। अब श्याम और शीला वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों को एक दिन उनकी बड़ी बेटी सीमा मिलने आती है। तब उनके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। शीला अपने बेटी को राजू के बर्ताव के बारे में सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर सीमा अपने माँ पिताजी से, माँ, पिताजी, आप दोनों ने बहुत मेहनत की है। अब आपको बाहर किसी तीर्थ पर जाना चाहिए और अपना थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे आपके मन को शांति मिल सके और राजू को अपनी गलतियों का एहसास हो सके। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा सोचकर श्याम और शीला कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। और ये बात घर में सीमा के अलावा और किसी को पता नहीं थी। इसलिए अब राजू थोड़ा टेंशन में आ गया था कि अब उसका सारा काम कौन करेगा। तभी वह बाहर जाकर आंगन में बैठ जाता है। उसे रास्ते से एक पूरा परिवार जाते हुए दिखाई देता है। तभी उसके मन में, मेरा भी ऐसा ही भरा हुआ परिवार है, मगर अब मेरे माँ और पिताजी कहाँ चले गए मुझे ही पता नहीं। तभी उस राह चलते लोगों में एक बड़ा लड़का अपने पिताजी के थक जाने के कारण उनके हाथ का बोझ उठा लेता है और उनको सिर्फ चलने के लिए कहता है। ये देख राजू को अपने पिताजी की बातें याद आती है और उसकी आंखें भर आती है। उसको लगता है कि उसने अपने माँ पिताजी के साथ कितना गलत व्यवहार किया है।
मैं बहुत बुरा लड़का हूँ। मैंने मेरे माँ बाप के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। अब मेरे माँ बाप जब भी घर वापस आएंगे तब मैं उनको ढेर सारी खुशियाँ दूंगा, उनकी सारी बातें मानूंगा और उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयास करूंगा। राजू ऐसा सोच ही रहा था कि उसके माता पिता उसे घर आते हुए दिखाई देते हैं। उनको घर आते देख राजू दौड़कर उनके पास जाकर उन्हें गले लगा लेता है। माँ, पिताजी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। आपने मेरे भले के लिए बोला था और मैं आपको गलत समझकर आपको ही दोष देता रहा। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। मुझे आप दोनों माफ कर दीजिए। मैं आज से दुकान में जाकर कपड़े सिलाने का काम सीखूंगा और घर की सारी जिम्मेदारियां भी संभालूंगा। आज से आप दोनों बस घर पर आराम कीजिए। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राजू में आए इस बदलाव को देख श्याम और शीला की आंखें भर आती है। बेटा, तुम्हें तुम्हारे गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। राजू, आज पहली बार तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ है और ये सब मेरी बच्ची की वजह से हुआ है। मेरी बेटी ने तीर्थ जाने की कल्पना ना दी होती तो शायद तुम्हारी आंखें कभी नहीं खुलती। अब हमें बहुत खुशी है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ये बात जल्दी समझ आ गई। माँ की बातें सुनकर राजू की आंखें भर आती है और राजू फिर से अपने माँ पिताजी की माफी मांग लेता है। अब राजू अपने पिताजी का सारा कारोबार संभाल लेता है और घर की सारी जिम्मेदारियां भी निभाता है। ये देखकर राजू के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग मिलकर हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। शारजापुर नाम के गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने खेत में बहुत मेहनत किया करता था, मगर फसल अच्छी आने के बावजूद भी उसकी फसल के उसे अच्छे दाम नहीं मिलते थे। इसलिए वो थोड़ा परेशान था। मेरी फसल अच्छी होने के बावजूद भी मुझे ये लोग अच्छा दाम नहीं देते। मुझे मेरे खेतों में कुछ अलग लगाना पड़ेगा जिससे मेरा उत्पादन अच्छा हो। अजी, आप इतने दिनों से क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि इस साल खेती में कुछ अलग लगाऊं। यानी कि? अरे भाग्यवान, कुछ नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार खेत में गेहूं की फसल के साथ साथ हम मिर्च का उत्पादन ले तो। बहुत अच्छा विचार है, मगर आपको मिर्च के बीज लाने होंगे। हाँ, मैं अभी बाजार जाकर देखता हूँ। रघु बाजार जाता है और गेहूं तथा मिर्च के बीज लेकर आता है। इस साल मैं बहुत सारा उत्पादन करूंगा और बहुत मेहनत करूंगा। ऐसा बोलकर वो खेत में जाकर बीज बो देता है। उनकी अच्छे से देखभाल करता है, मगर देखभाल करते समय उसका ध्यान ही नहीं रहता। वो बहुत अनाज आने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा पानी पौधों को दे रहा था। अजी, ऐसा करोगे तो हमारे पूरे पौधे काम से चले जाएंगे। अब इन पौधों को 8 दिन तक पानी मत दो। ठीक है भाग्यवान। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे खेत के सारे पौधों को मिर्च आ जाती है। रघु वो मिर्च निकालकर बाजार में बेचने जाता है तो व्यापारी उससे बोलता है, अरे ये बहुत छोटी मिर्च है, इसके दाम बहुत कम मिलेंगे, समझे? अरे साहब, कुछ तो दाम बढ़ा दो। नहीं नहीं, इससे ज्यादा मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ये सब सुनकर रघु निराश हो गया और जितने पैसे मिले उतने लेकर घर चला आया। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर शीला ने कहा, अजी, क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? भाग्यवान, इतनी मेहनत करने के बाद हमें क्या मिला और अपनी मिर्च भी इतनी अच्छी नहीं, ऐसे बोल रहा था वो। हमारी मिर्च तो अच्छी थी। जाने दो, अगली बार हम एक बाबा के पास जाकर पूछेंगे और उनसे पूछकर ही खेत में क्या लगाना है वो तय करेंगे। ठीक है, हम ऐसा करेंगे। कल सुबह ही हम जाएंगे। रघु और शीला अगले दिन सुबह उठकर उस गांव के एक बाबा के पास चले गए और उनकी खेती में क्या बोया जाए इसके बारे में उनसे राय पूछी। कहो वत्स, कैसे आना हुआ? बाबा, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मुझे मेरे खेतों में सफलता नहीं मिलती। मेरे अनाज के अच्छे दाम भी नहीं मिलते। अच्छा, तो ये समस्या है। इस बार तुम तुम्हारे खेत में सिर्फ मिर्च का उत्पादन लेना, मगर याद रखना ये मिर्च बहुत बड़ी होती है। हाँ बाबा, बड़ी मिर्च होगी तो उसका दाम भी अच्छा मिलेगा ना? हाँ वो तो है। ये लो वत्स, मिर्च के बीज अच्छी तरह से लगाना और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करना। ऐसा कहकर बाबा वो बीज रघु को देते हैं। बीज लेकर रघु और शीला बाबा को प्रणाम करके वहां से निकलते हैं। घर आकर रघु बीज देखता है और एक पोटली में ढककर उन्हें रख देता है। अगले दिन रघु और शीला दोनों भी खेत में जाते हैं और खेत में जाकर उस मिर्च के बीज को बो देते हैं। बीज बोकर वो घर चले आते हैं। दूसरे दिन वो फिर खेत में जाते हैं और देखते हैं कि आज उन बीजों के पौधे बन गए थे। ये देखकर रघु और शीला बहुत खुश हो जाते हैं। हमारे मिर्च के पौधे देखे, कितने बड़े हो गए हैं। हाँ, बहुत बड़े हो गए हैं। अब सिर्फ मिर्च लगना बाकी है।
हाँ, उसी का तो बेसब्री से इंतजार रहेगा। जी मुझे भी। अगले दिन जब वो दोनों खेत में आए तो उन्होंने देखा कि कुछ पौधों पर मिर्च लगी हुई थी, लेकिन वो मिर्च बहुत विशाल थी, एक एक मिर्च लगभग 100 किलो की। उन्हें बाजार में ले जाने के लिए रघु ने एक ट्रक वाले को बुलाया। भाई साहब, मेरे खेत की मिर्च बाजार में जाकर बेचनी है, उसे लेकर जाना है। जी ठीक है, मैं आपकी मिर्च बाजार में पहुंचा दूंगा, मगर मुंह मांगी कीमत देनी होगी। हाँ भाई, दूंगा, पहले चलो तो। रघु और ट्रक वाला खेत में आकर देखते हैं और ट्रक वाला रघु से कहता है, अरे भाई रघु, ये मिर्च इतनी बड़ी कैसे हो गई? इतनी बड़ी मिर्च तो मैं मेरी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। भाई ये थोड़ी अलग किस्म की मिर्च है, आप इसे लेकर बाजार चलोगे ना? अरे नहीं भाई, इसको कौन उठाएगा, और मेरे ट्रक में ये बैठेगी भी नहीं। अच्छा, तो मैं इसे बाजार लेकर कैसे जाऊँ? रघु, तू क्रेन वाले के पास चला जा, वो तेरी मदद करेगा। ठीक है। ऐसा कहकर रघु क्रेन के मालिक के पास जाता है और उसे बोलता है, मुझे मेरी मिर्च बाजार जाकर बेचनी है, अगर आपकी कुछ मदद हो जाती तो बहुत अच्छा होता। क्या लेकर जाना है? मिर्च? अरे भाई, तुम मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं भाई, मेरे खेत में बहुत बड़ी मिर्च का उत्पादन हुआ है जिसे मुझे बाजार जाकर बेचना है। क्या आप मेरी मदद कर पाओगे? हाँ भाई, मगर कोई मिर्च इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? अब खुद चलकर देख लो, बाद में बोलना। ठीक है। ऐसा कहकर रघु और क्रेन वाला रघु के खेत में आते हैं। खेत में लगी मिर्च देखकर क्रेन वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो रघु से कहता है, रघु, तुम्हारे खेत में इतनी बड़ी मिर्च कैसे आ गई? मैंने मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी मिर्च नहीं देखी। हाँ, वो जादुई मिर्च है ना, इसीलिए। चलो, अब ये मिर्च बाजार में लेकर जाते हैं, इसे अच्छे दाम में बेचूंगा। जी। ऐसा कहकर क्रेन वाला और रघु वो मिर्च उठाकर मार्केट में लेकर जाते हैं और वहां जाकर रघु व्यापारी से, भाई साहब, इस बार मेरी मिर्च बहुत अच्छी आई है, इस बार आपको मुझे अच्छे दाम देने होंगे। हर बार की तरह निम्न क्वालिटी की मिर्च लेकर आए होगे तुम। अरे एक बार देख तो लीजिए। व्यापारी उस मिर्च को देखकर दंग रह जाता है। रघु भाई, ये मिर्च सिर्फ मैं ही खरीदूंगा और तुम किसी को नहीं बेचोगे, समझे? मगर इसकी मुझे मुंह मांगी कीमत चाहिए। अरे रघु, इस मिर्च का पाउडर बनाया तो पूरा गांव साल भर उसका पाउडर खाएगा, इतनी बड़ी मिर्च है ये, इसलिए तुम्हारे सारे खेत की मिर्च मैं ही खरीदूंगा। जी भाई साहब, मैं आपको ही दूंगा। ऐसा कहकर व्यापारी रघु को बहुत सारे एडवांस पैसे देता है। पैसे लेने के बाद रघु अपने खेत की सारी मिर्च उसी व्यापारी को बेच देता है और इस तरह हर साल वो बहुत ज्यादा मिर्च का उत्पादन करने लगा। कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो गया। सारे गांव में रघु के मिर्च के चर्चे होने लगे और उस जादुई विशाल मिर्च की वजह से रघु और शीला खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा कोशिश करनी चाहिए, नसीब भी कोशिश करने वालों का साथ देता है। रामगढ़ नाम के गांव में एक किसान हरि और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। हरि बहुत गरीब इंसान था। उनके 2 बेटे थे, सागर और भूषण। हरि और उसकी पत्नी हर रोज खेत में जाकर काम किया करते थे। वो दोनों अपने खेत में काम करने के अलावा दूसरों के खेतों में भी मजदूरी किया करते थे। फिर भी कुछ खास आमदनी नहीं होती थी और उसकी पत्नी को हमेशा अपने दोनों बेटों की चिंता लगी रहती थी। अजी सुनते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने बेटों का पालन कैसे करेंगे? सुमन, हम दिन रात मेहनत करेंगे, भगवान कभी भी मेहनत करने वालों को पीछे नहीं रखते। सागर और भूषण को ये सब बातों के बारे में पता था कि उनके घर की हालत कुछ खास नहीं थी। वो दोनों भी स्कूल के बाद घर आकर माता पिता को काम में मदद किया करते थे। वो कभी भी कोई ऐसी चीज की मांग नहीं किया करते थे जो उनके माँ पिताजी उन्हें नहीं दे सकते थे। दोनों ही बड़े समझदार थे। अरे भूषण, जरा यहाँ आओ, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भैया, अभी आया। देखो भूषण, माँ और पिताजी खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं और दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करते हैं, लेकिन इस साल बारिश के कारण फसल अच्छी नहीं आई और अब दिवाली आने वाली है, तो हमें नए कपड़े और ऐसी कोई चीज माँ पिताजी से नहीं मांगनी है जिससे उन्हें दुख हो कि वो हमें हर साल की तरह इस साल भी नहीं दे पाए। हाँ भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे हमारे माँ पिताजी का दिल दुखे। हरि और सुमन खेत से अपने बैल बंदी लेकर आते हैं। तभी सागर और भूषण आंगन में जाकर बैलों को छोड़कर खूंटे से बांध देते हैं और उनको घास डालते हैं। ये सब देखकर हरि मन ही मन में सोच में पड़ जाता है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। हे भगवान, ये क्या किस्मत है मेरी, इतने प्यारे और समझदार बेटे हैं मेरे।
और मैं उन्हें 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। इस साल भी मेरे बेटों को बिना नए कपड़ों और मिठाई के बिना रूखी सूखी रोटी के साथ ही दिवाली मनानी पड़ेगी। सुमन ये सब देख रही थी। उसकी भी आंखें भर आईं। उसे पता था कि ये क्या सोच रहे हैं। तभी सुमन आवाज लगाती है। अजी सुनते हो? चलो घर के अंदर। वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? मैं खाना बनाती हूँ। चलो जल्दी, सब हाथ मुंह धोकर अंदर आओ। सब लोग अंदर जाकर खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद भूषण और सागर बाहर खेलने जाते हैं। तभी सुमन हरी से कहती है, अजी आप इतना मत सोचा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें हरी के दोस्त चंद्रा को पता लगती हैं कि उसका दोस्त बहुत मुश्किल में है। चंद्रा दूसरे दिन ही हरी के घर आता है और हरी से कहता है, अरे दोस्त, तुम्हारी ये हालत है, एक बार मुझे कह दिया होता तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे सब पता है, लेकिन तुम मुझसे भी मदद नहीं लोगे। मुझे पता है तुम बहुत खुददार किस्म के इंसान हो, लेकिन ऐसी हालत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। क्या पता आगे जाकर मुझे तुम्हारी कुछ जरूरत पड़ जाए, तब तुम मेरी मदद कर देना। चंद्रा के इतना समझाने के बाद हरी मान जाता है। चंद्रा हरी को कुछ अनाज के बोरे और पैसे देता है और हरी से कहता है, देखो दोस्त, मैंने तुम्हारी मदद की और मुझे ये भी पता है कि तुम अब मेरे पैसे कैसे वापस करूं ये सब सोच रहे होंगे। तुम एक काम करो, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने से अच्छा है मेरे कुछ खेत खाली पड़े हैं जिसमें मैं बुआई का काम नहीं करता। तुम वहां खेती करो, उसमें जो भी कमाई होगी उससे तुम मेरे पैसे लौटा देना, और जब मेरे पैसे वापस कर दोगे उसके बाद से तुम्हें जो लगे वो दे दिया करना। इससे मेरे खेत भी अच्छे रहेंगे, ये भी तो मेरा फायदा है ना। अब तो ठीक है। हरी ये सब सुनकर बहुत भावुक हो जाता है। चंद्रा और हरी एक दूसरे के गले लगते हैं। चंद्रा अपने दोस्त को समझाकर वहां से चला जाता है। सागर और भूषण भी ये सब देख रहे थे। भूषण बोला, पिताजी, अब हम दिवाली बाकी लोगों की तरह मना पाएंगे। आप हमें नए कपड़े भी देंगे। हाँ मेरे लाल, हम दिवाली अच्छे से मनाएंगे और खेतों में बहुत मेहनत भी करेंगे ताकि हमारी हर दिवाली अच्छे से जाए। हरी, सुमन, सागर और भूषण नए कपड़े पहनकर इस साल अच्छे से दिवाली मनाते हैं। सब परिवार खुशी से झूम उठता है। श्रीरामपुर नाम के गांव में एक बहुत सुंदर दिखने वाला तरुण रहा करता था। उसका नाम था श्री। श्री बड़ा ही होशियार और समझदार लड़का था। उसके पास विद्या की कोई कमी नहीं थी। उसके पास ज्ञान का भंडार था। उसके पास विद्यार्थी परीक्षा के समय उससे पूछते थे और वो खुशी खुशी बता देता था। मगर श्री को और श्री के माँ बाप को इस बात का बहुत अफसोस हुआ करता है कि उनका बेटा इतना होनहार होकर भी वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। इस बात का उन्हें अफसोस था, मगर उनके यहाँ खुशियां बहुत थी। श्री अच्छे मार्क्स से कॉलेज से उत्तीर्ण होता है। उसका कैंपस में सिलेक्शन हो जाता है। अब उसे एक नामांकित कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना होता है। आज बड़े उदास दिख रहे हो, क्या हुआ? पिताजी, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आपको पता है आज मेरा इंटरव्यू है और मेरी जेब में जाने तक के लिए पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं? श्यामदास अपने पास के 50 रुपए निकाल कर देता है। बेटा, इतने ही पैसे हैं मेरे पास और घर में कुछ भी नहीं है। श्री अब सोच में पड़ जाता है और घर के बाहर निकलता है। माँ, पिताजी, मैं आता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहां से निकलता है और वो बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ रहता है। रास्ते से चलते चलते बस स्टॉप पर आ जाता है, मगर उसके पास भाड़े के पैसे ना होने के कारण वो बस में नहीं चढ़ पाता। और अब वो सोच रहा था कि मुझे कोई लिफ्ट दे दे तो अच्छा होगा। मेरे पास वैसे भी पैसे नहीं हैं और मेरा काम हो जाएगा। मगर उस दिन उसको उसकी मदद करने वाला कोई नहीं मिला। अब श्री जहां खड़ा था वहीं पास में एक मंदिर था। श्री सोचता है, चलो समय है तो मंदिर जाकर आता हूँ। ऐसा सोचकर श्री मंदिर चला जाता है और वहां भगवान से प्रार्थना करता है और मंदिर के बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ जाता है और वहां बैठे भिखारी के कटोरे में देखता है कि उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। हे ऊपर वाले, तेरा न्याय भी अजीब है। कोई जिस चीज को चाहता है तो उसे वो चीज नहीं देता और जो नहीं चाहता उसे ही वो सारी चीजें दे देता है। तेरा न्याय सच में अजीब है। क्या हुआ बेटा,
बड़े दुविधा मनस्थिति में उलझे दिखाई दे रहे हो। नहीं बाबा, मैं अपने हालत पर सोच रहा हूँ कि मेरे पास ज्ञान होने के बावजूद पैसे नहीं हैं और मुझे आज कोई देने वाला भी नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों सोच रहे हो? कितने रुपए चाहिए बेटा तुम्हें, बताओ जरा। क्यों बाबा, आप पूछ रहे हो? अगर मुझसे कोई मदद हो सके तो ऐसा सोच रहा हूँ मैं। बाबा, मैं आपसे पैसे लेकर आजीवन अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकूँगा। अरे बेटा, मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना खाने के लिए और कुछ दवाइयों के लिए बहुत हैं पैसे। बेटा तुम बताओ, तुम्हें कितने चाहिए? बाबा, मुझे फ़िलहाल के लिए 500 रुपये चाहिए। मैं आपको मेरे पास आ जाएंगे ना तो मैं ज़रूर लौटा दूंगा। ये लो बेटा, ये पैसे लो और तुम्हारे काम में सफल होकर आना। धन्यवाद बाबा, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे जॉब के लिए जाना है। हाँ ठीक है बेटा। अब श्री नए ऑफिस में जाकर अपना इंटरव्यू देता है और उसमें इतने सारे लोगों में से श्री का सिलेक्शन हुआ था। अब ये श्री के लिए युद्ध जीतने की तरह ही था। अब वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर घर चला जाता है। घर जाते समय उसके दिमाग में उस भिखारी बाबा की बात आ जाती है और वो सोचता है कि क्यों ना बाबा से मिलकर जाऊं, जिनकी वजह से मुझे आज जॉब मिला है। ये सोचकर श्री उस मंदिर के पास चला जाता है तो वहां बहुत भीड़ जमा थी। श्री उस भीड़ में घुस गया कि वहां क्या हो रहा है ये देखने के लिए। अब वहां देखता है कि वो बाबा चक्कर आकर गिर गए थे। ये सब देख श्री ने उनको उठाया तो उनको खुद का होश ही नहीं था। बाबा उठो, देखो मुझे जॉब मिल गया। बाबा सिर्फ उसकी तरफ आंख खोलकर देखते हैं और फिर से बेहोश हो जाते हैं। लगता है इस भिखारी बाबा ने आज खाना नहीं खाया है और दवाइयां भी नहीं ली। श्री को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। उनके खाने का पैसा और दवाई का पैसा उन्होंने उसे दिया था। अब श्री उन्हें उठाकर लोगों से, मेरी मदद कीजिए, इन्हें अस्पताल लेकर जाना है। तभी लोग उसे कहने लगे, अरे वो भिखारी है, उसे इतनी इंसानियत नहीं दिखानी चाहिए। चलो यार, ये पागल लड़का है। आप लोग जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। अब श्री बाबा को उठाकर अस्पताल में लेकर जाता है और अस्पताल जाकर डॉक्टर से बहुत विनती करता है, साहब इस बाबा को क्या हुआ है, देखिए ना जरा। जी, इनको थकान और खून की कमी के कारण ऐसा हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा डॉक्टर? इनको अब जल्द से जल्द खून चढ़ाना पड़ेगा। इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मुझे पता नहीं डॉक्टर, आप चेक कर लीजिए और मैं कुछ काम में आया तो मुझे बताइए। जी, अभी मैं इनका ब्लड टेस्ट के लिए भेजता हूँ। श्री अब उस अस्पताल में रुकता है और एक अपने घर में फोन करके इत्तला कर देता है। अब उस बाबा के ब्लड रिपोर्ट आ गए थे। उनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था और इत्तेफाक से श्री का ब्लड ग्रुप भी O पॉजिटिव ही था। डॉक्टर साहब, मेरा खून इस बाबा को अगर चल सकेगा तो आप मेरा खून ले लीजिए। मगर हमें आपके खून के सैंपल टेस्ट करवाने होंगे, बाद में सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपको जो करना है आप कीजिए, बाकी मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, आप अपना खून टेस्ट करवा लीजिए, बाद में देखते हैं। अब श्री अपना ब्लड टेस्ट करवा लेता है और वह बाबा को खून दे सकता था, इसीलिए अब श्री बाबा को खून दे देता है और उनके पास बैठ जाता है उनकी चिंता में। कुछ देर बाद बाबा को होश आ जाता है और होश आने के बाद वो देखते हैं कि वो अस्पताल में है और उनके पास श्री बैठा है। बेटा, तुम्हारे जॉब का क्या हुआ? मिली या नहीं मिली जॉब? श्री की आंखों में आंसू थे और वो बोल रहा था, बाबा आप मेरे जैसे अनजान इंसान के लिए खुद का खाना और दवाइयों के पैसे मुझे दे दिए और ये हाल हो गया आपका, ये सब मेरी वजह से। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ होना नियति में लिखा होता है। अब बताओ, मिली या नहीं जॉब? हाँ बाबा, मिली जॉब और अच्छी तनख्वाह वाली है। अच्छा है। अब वहां डॉक्टर आकर उन्हें सारी हकीकत बता देता है कि कैसे श्री ने उन्हें अस्पताल लाया, उन्हें खून दिया, ये सारी बातें। और ये सब सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आज मुझे मेरा बेटा मिल गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ बाबा,
आप मेरे पिताजी के समान हो। आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहोगे और हम सब मिलकर एक अच्छा परिवार बनकर रहेंगे। मुझ जैसे अभागी को परिवार मिल गया, और क्या चाहिए मुझे। अब अगले दिन बाबा अस्पताल से छुट्टी हो जाते हैं और श्री और बाबा घर चले जाते हैं। श्री अब अपने माँ और पिताजी को सारी बातें समझाता है। आपने मेरे बच्चे की मदद की, ये बहुत बड़ी बात है। आओ ना, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अब आप हमारे साथ ही रहेंगे, है ना श्री की माँ? हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। भाई साहब अब हमारे साथ ही रहेंगे। उनका सबका प्यार देखकर बाबा की आंखें भर आई और वो श्यामदास को गले लगाकर रोने लगता है। बाबा को कितने दिनों बाद एक परिवार मिला था। अब श्री, उसकी माँ, पिताजी और भिखारी साथ साथ में एक परिवार की तरह रहने लगे। अब श्री की तनख्वाह भी अच्छी थी। अब सब खुशी खुशी जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा मदद करनी चाहिए, हमेशा एक दूसरे से इंसानियत से बर्ताव करना चाहिए।